नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की दमदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सिटी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, अंग्रेजी ग्रामर की बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी सेक्शन पर बात होगी, शिक्षण शास्त्र पर बात होगी। ग्रामर से शिक्षण शास्त्र की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जो भी साथी अंग्रेजी की क्लासेस हमारे साथ देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा जिसमें आज हम वर्ब पर बात करेंगे। वर्ब क्या होता है उस पर बात करेंगे, डिटेल्ड समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब नाम आप सभी ने सुना होगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब मतलब क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया किसे कहा जाता है? वर्ब किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, अर्थात वर्ब का अर्थ ही क्रिया का होना है। इसलिए वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहा जाता है, अर्थात करना या होना जो मैंने अभी शब्द कहा उसी को बोला जाता है डूइंग वर्ड। ठीक है, तो क्रिया का अर्थ, वर्ब का अर्थ करना या होना, जिसे डूइंग वर्ब कहा जाता है। वर्ब को डूइंग वर्ड कहा जाता है और वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ब को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? देखिए, वर्ब को दो भागों में, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कस कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो प्रकार के वर्ब होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करना मतलब सहायता करना, तो हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है, और इस सहायक क्रिया में दो चीजें हैं। एक तो आता है मॉडल और एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आता है। अब इसमें भी जो है हेल्पिंग वर्ब में दो, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो मॉडल वर्ब क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझो। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता। देखो भाई, मेन वर्ब तो अलग से है ना। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता वो मॉडल, जैसे कैन, कुड, मे, बहुत सारे। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ऐसे बोला जाते हैं ना, तो वहां पर मे जो लगा है वही मॉडल है। ठीक है, यस आई कैन डू इट, यस हाँ मैं यह कर सकता हूं। तो वहां पर मैं इसको और अच्छे से आगे जब हमारी क्लासेस चलती जाएंगी तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो वर्ब के दो, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फिर से दो, आपके मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल में आपके जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, इसमें कैन, कुड, में इत्यादि आते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर नीड, डेयर, यूज्ड टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सभी जो है क्या करता है? मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, तो यूज्ड टू, मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। लेकिन हमें अभी ये समझना है इस वर्ब में कि जो वर्ब है वो दो है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया और मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी दो, एक तो होता है मॉडल और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? और इसमें बी, डू, हैव, ये तीनों आते हैं। ठीक है, बी माने होना, बनना या होना बी फॉर्म लगता है, करना डू, हैव। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है। बी, डू और हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें मेन वर्ब की, और मेन वर्ब के अंतर्गत उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। ठीक है, आगे और अच्छे समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो वर्ब की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी क्रिया का होना वो है आपका वर्ब, और ये दो प्रकार के होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जो हमने जो कहा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहा गया है। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है,
ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जो अन्य वर्ब, ये चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है ना, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये दूसरे वर्ब के साथ में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, उसे हेल्प, उसके ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, शुड, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में भी आप देख सकते हैं, सी कैन रन फास्ट। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, सी कैन रन फास्ट, अर्थात वह फास्ट दौड़ सकती है, वह तेज दौड़ सकती है। अब यहां पर जो कैन है वो मॉडल भी है। ठीक है, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जो रन है वो मेन वर्ब है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों, ये कैन जो है मॉडल है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और रन जो है वह मेन वर्ब है। जैसे राम खेलता है, खेलना मेन वर्ब है। ठीक है, राम खेल सकता है, यहां पर जो सकना है ना वो होगा आपका हेल्पिंग या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना होगा। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पर बात करूं मैं, देखिए क्या कहता है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू, नीड, डेयर, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऐसे मॉडल जिसका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ग, नीड एवं डेयर एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर विशेषण बताने वाले शब्दों में कैसे, इस एग्जाम्पल के रूप में समझो तो देखो, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट अ नाइट, ये एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, देखो आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यहां पर जो यूज्ड टू का उपयोग हुआ है वह एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हुआ है, और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। स्लीपिंग मेन वर्ब है, क्योंकि मेन क्रिया तो सोने का हो रहा है, लेकिन सहायक के रूप में यूज्ड टू लगा है, और ये एक एडजेक्टिव के रूप में लगा है। तो क्या होता है, कभी कभी जो मॉडल है वह किसके रूप में उपयोग होता है, विशेषण के रूप में भी हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां पे स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म लगा है, इसलिए ये जिरंड है, और जिरंड में आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, हम केवल एक आध एग्जाम्पल से ही आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है उस पर बात करेंगे, और ये जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले कैन और कुड का उपयोग देखना है, एकदम रूल पर बात करूंगा। कैन का प्रयोग, सबसे पहले कैन का प्रयोग पावर, जिसे शक्ति कहते हैं, तो कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी अर्थात योग्यता, कैपेसिटी अर्थात क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात कैन का प्रयोग शक्ति, योग्यता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए, कैन का शक्ति, योग्यता, क्षमता को प्रकट करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। शक्ति, योग्यता और क्षमता को पर प्रयोग करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। और कुड, कैन का कुड है ना, कुड जो है पास्ट एबिलिटी है, तो इसमें पास्ट में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, अर्थात जो कैन पावर, और देखिए कैन का उपयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी प्रेजेंट में उपयोग करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुड का उपयोग पास्ट के लिए किया जाएगा। याद रखना, कैन और कुड, कैन में शक्ति, योग्यता और क्षमता का उपयोग वर्तमान के लिए, और कुड का उपयोग इसमें पास्ट के लिए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट देखिए,
ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही माने वह, कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, तो यहां पर जो कैन शब्द लगा है अर्थात वह बॉक्स को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड, अब सका, कुड माने सका, कैन माने सकना, तो यहां पर हो जाएगा वह कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो वह कल नहीं आ सका। ठीक है, तो यहां पर कुड लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये चीजें पास्ट हो गई है, तो प्रेजेंट में शक्ति, योग्यता और क्षमता के लिए कैन का प्रयोग और पास्ट में कुड का प्रयोग किया जाना है। ये नियम पहला कहता है। इसी में नियम दूसरा देखो, कैन का उपयोग परमिशन देने के भाव को प्रकट करता है। यू कैन गो नाउ, और ये 100% जब हम उसको जाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब वो कंफर्म है, उसको जाना ही है, वहां पर 100% जहां पर बातें कही जाती है तो वहां पर कैन का उपयोग होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। ठीक है, यहां पर किसका उपयोग होगा, परमिशन के लिए कैन का उपयोग किया जाएगा। कैन का उपयोग और किसके लिए होगा, सैद्धांतिक संभावना, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है, ये संभावना बताया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए कैन का उपयोग होता है। कुड का उपयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, अर्थात यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी कैसे, तो देयर कुड बी अ बम्ब अंडर योर सीट। ठीक है, तो पास्ट की जब भी बात आएगी याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे पहला आपका ये क्या है, पहचान होगा। ठीक है, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन के लिए और कुड को औपचारिक निवेदन के लिए। कैन आई टेक यूर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, तो कैन मतलब यहां पर क्या निवेदन किया जा रहा है, उसकी स्कूटर को मांगा जा रहा है, और कुड में औपचारिक निवेदन, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, औपचारिक निवेदन। तो इस तरह से हम कैन और कुड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नियम बहुत सारा है, सभी नियमों में हम नहीं जाएंगे। अगला है मे, माइट और मस्ट का उपयोग। देखिए, पहले रूल पर बात करता हूं। मे का प्रयोग संभावना को, लेकिन वो निश्चित नहीं होता। कैन का प्रयोग 100% निश्चित चीजों के लिए हुआ, लेकिन मे का प्रयोग अनिश्चित संभावना, जैसे इट में रन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, कंफर्म नहीं है यहां, इसलिए यहां पर मे का उपयोग हुआ है। इट में रन टू नाइट, आज वर्षा हो सकती है, लेकिन आज रात हो सकती है, कंफर्म नहीं है। यह पहला रूल कहता है। रूल नंबर सेकंड है मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग, तो इच्छा बताया जा रहा है ना, तुम लंबे समय तक तुम जीते रहो, ऐसा बोले जाते हैं ना, एक ब्लेसेस कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारा जो है मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा रूल में आ जाइए सीधा। अब माइट का प्रयोग कैसे होगा, देखो, माइट का प्रयोग लॉस पॉसिबिलिटी, अर्थात कम संभावना जहां पर होगी वहां पर माइट का प्रयोग होगा, जबकि मे का प्रयोग मोर ज्यादा संभावना होती है तब मे का प्रयोग, और कम संभावना होगी वहां पर माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, ही माइट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है, लेकिन माइट की बात बहुत कम संभावना है, भाई जान रहे हो पढ़ाई लिखाई में वो कमजोर है, संभावना कम रखाएंगे। तो ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंसी आई डू नॉट हैव मच होप, मतलब क्या है, आई डू नॉट हैव मच होप, अब ज्यादा उनसे आशा नहीं है, वो पास हो सकता है भले ही। ठीक है, तो यहां पर माइट का उपयोग, कम संभावना रहेगी। अगर रूल 5 कहता है अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग
करें। बहुत अधिक संभावना हो तब मस्ट का उपयोग होगा। अर्थात मे का उपयोग संभावना बताने के लिए, माइट का उपयोग बहुत कम संभावना बताने के लिए, और मस्ट का उपयोग बहुत अधिक संभावना बताने के लिए किया जाता है। तीनों चीजों के डिफरेंट को देखो। मे का अर्थ संभावना बताने, माइट का अर्थ कम संभावना, और मस्ट का अर्थ बहुत संभावना बताने के लिए। जैसे ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। वह बहुत बहुत क्या है, धनवान है। ही मस्ट बी वेरी रिच, उसे बहुत धनवान होना है। ये एक संभावना है, होना है बोला जा रहा है ना, बी फॉर्म लगा है यहां पर, उसे बहुत धनवान होना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको मे, माइट और मस्ट को समझना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे शैल और विल के बारे में। शैल और विल क्या होता है? शैल और विल ये हमेशा भविष्य को बताने के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा, जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई शैल गो, ये है ना। देखो पहला रूल कहता है शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव अर्थात आई और वी के साथ फ्यूचर में, मैंने अभी कहा भविष्य बताया जाता है। मतलब एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर बताने के लिए। किसको बताने के लिए? तो फ्यूचर बताने के लिए शैल विल, फ्यूचर बताने के लिए शैल विल, याद रखेंगे। अब शैल विल हमको फ्यूचर बताएगी, ये हमारे दिमाग में है। अब आई और वी के साथ प्रयोग होगा शैल का। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट अर्थात आई के साथ शैल का प्रयोग होगा और वी के साथ भी शैल का प्रयोग होगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, वी शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अर्थात आई और वी के लिए शैल का प्रयोग होगा। आगे आप टेंस पढ़ोगे तो ये चीजें काम आएगी भाई, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं वर्ब से। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, सब देखो, अब आई और वी के अलावा जितने भी हैं उसके साथ अर्थात बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। आई और वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, अर्थात मैं कल कॉलेज जाऊंगा। एंड ही विल कम विथ मी, और वह कम विथ मी, वह मेरे साथ आएगा। ठीक है, वह भी मेरे साथ आएगा। एंड है ना, तो मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वह भी मेरे साथ आएगा, वह मेरे साथ आएगा। तो यहां पर ही आ गया, तो विल का उपयोग। आई और वी के साथ शैल का उपयोग और बाकी सभी के साथ विल का उपयोग किया जाएगा। अब बाकी सभी क्या आया? जैसे आई के साथ शैल, आई वी, उसके बाद यू, दे, ही, सी, इट। सबसे पहला आता है आपका यू। क्या आता है मेरे दोस्तों? यू आता है। ठीक है, यू, यू विल, ही विल, दे विल, सी विल, इट विल, ये सभी। ही, सी, देखो आई वी, यू, सी, दे, ये सभी के साथ फिर क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ वी। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों? शैल और विल का प्रयोग आसान है और इसमें हम ज्यादा नियमों पर इसके नहीं जाएंगे। एक और शब्द आता है वुड, WOULD, वुड। वुड क्या होता है? पहला रूल देखो, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हैबिट। हैबिट मतलब कोई भी आदत, और वो आदत जो पास्ट की हो, भूतकाल की जो आदत है वो हमारा बताता है वुड का प्रयोग। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, यहां पर पास्ट हैबिट को व्यक्त किया जाता है, तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किसको बता रहा है? पास्ट हैबिट को बता रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों?
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या होता है। तो ये जो हमारा वुड है तो इसका पास्ट हैबिट में कैसे उपयोग हुआ। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, जाता हूं लेकिन यहां पर वुड लगा, मतलब हम जाएंगे, बस से स्कूल जाएंगे। क्यों, हमारी ये पास्ट हैबिट है। या देखो यहां पर जो हैबिट बताया जा रहा है अर्थात हमारी जो आदत है बस में जाते हैं, है ना, वुड वहां पर हैबिट के लिए उपयोग हुआ। ठीक है, तो हम बस में जाएंगे या जाना चाहते हैं या हम जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। तो ये रूल है वुड के लिए। खैर वुड उतना जरूरी नहीं है। वुड का प्रयोग प्रिफरेंस मतलब यहां पर पसंद या प्राथमिकता या चॉइस, जिसे चुनाव करने के लिए व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कैसे, ही वुड रेदर डाई देन बैक, मतलब ऐसे वाक्य में रेदर का भी उपयोग होगा। जहां पर वुड का उपयोग होगा वहां पर रेदर का भी उपयोग होता है। ही वुड रेदर डाई देन बैक। ठीक है भाई, तो ये वुड का उपयोग याद रखेंगे, जरूरी है। जरूरी चीजों पर ही बात कर रहे हैं। ये वाला आपका बहुत जरूरी है। शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए। कैसे चाहिए, रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है। पहला रूल हमारा देखो, यहां पर रूल नंबर फर्स्ट कहता है शुड के उपयोग को लेकर कि सजेशन देने के लिए अर्थात सलाह देने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, शुड मतलब चाहिए, तो तुम्हें स्टडी मतलब अध्ययन, अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश, सलाह दिया जा रहा है कि तुमको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। रूल पहला कहता है। रूल सेकंड कहता है शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए, सुझाव, देखो यहां पर सुझाव, एडवाइस, ये सब के लिए किसका उपयोग होगा, शुड का उपयोग होगा। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद निगेटिव पर्पस के लिए भी होता है। ही रन फास्ट लेस्ट द शुड मिस द ट्रेन, मतलब यहां पर एक ही चीजें आप माइंड में रखो, शुड अर्थात चाहिए, अर्थात यहां पर सलाह या एडवाइस, सजेशन और एडवाइस के लिए किसका उपयोग होगा, शुड का उपयोग होगा। अब बात करेंगे आउट टू का उपयोग। नियम बहुत सारा है ना, उन चीजों पर बात कर रहे हैं जिससे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आउट टू का प्रयोग कब होगा, तो मॉडल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य की बात जब आएगी या ड्यूटी को व्यक्त करने की जब बात आएगी तो वहां पर आउट टू का उपयोग होगा। वी आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री, तो यहां पर नैतिक कर्तव्य की बात आई तो कैसे उपयोग हुआ, आउट टू, यूज टू। अभी हम बात कर रहे हैं, ऊपर में आए थे आउट टू पर, आउट टू और यूज्ड टू। तो आउट टू मतलब वहां पर नैतिक कर्तव्य के लिए, वी आउट टू लव आवर कर्तव्य, आवर कंट्री, भाई कंट्री से प्यार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिकता में आता है। अगर हमने देशद्रोही काम किया तो हमको देश से निकाला भी जा सकता है। तो वी आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है। मस्ट, अब आइए, मस्ट मतलब जरूर, इंपॉर्टेंट, एकदम जरूरी है वो चीज, तब मस्ट। कैसे, मस्ट का प्रयोग एक बाध्य है, बाध्यता के रूप में होता है। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट मस्ट राइट इंक, से इंक में लिखना है, लिखना ही चाहिए, अर्थात कैंडिडेट को इंक में लिखना ही चाहिए, बाध्य किया जा रहा है, उसी में ही लिखना है, समझ रहे हैं। तो जहां पर बाध्य करने की बात आई वहां पर मस्ट। यू मस्ट गो, तुमको जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। जैसे शुड मतलब चाहिए कहा मैंने, तो शुड में और बहुत जरूरी है तब वहां मस्ट लगा देना है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो बाध्यता के लिए मस्ट का उपयोग होगा। पक्का इरादा के लिए, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, तो इंडिया जरूर जीतना चाहिए वर्ल्ड कप को, भारत को, है ना। और मस्ट का उपयोग ड्यूटी को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यूज्ड टू इस्तेमाल किया गया, अब इस्तेमाल करने के रूप में कैसे उपयोग होगा,
तो यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन, अब भविष्य की आदत या अवस्था को, भूतकाल की आदत या अवस्था को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का उपयोग किया जाता है, अर्थात इस्तेमाल किया गया। कैसे? एग्जाम्पल में आ जाओ तो ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, ही यूज्ड टू स्टडी, अब उन्होंने रात 10 बजे स्टडी का उपयोग किया, पढ़ाई किया, है ना, इस्तेमाल किया। तो यूज्ड टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, अर्थात भूतकाल की अवस्था के लिए यूज्ड टू का उपयोग किया जाएगा, याद रखना है। ये जरूरी चीजें हैं मेरे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे डेयर और नीड। डेयर और नीड का उपयोग कैसे होगा? डेयर मतलब दुस्साहस व्यक्त करना और नीड मतलब आवश्यक, अर्थात डेयर तो मैं बहुत डेयर है कथन ना, हिम्मत, अर्थात वो दुस्साहस कर सकत हैं, समझा इस बात में। तो डेयर कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लेकिन डेयर मतलब दुस्साहस को व्यक्त करेगा और नीड जो है आवश्यकता को, जरूरत को, नीड, ठीक है। तो डेयर एंड नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही रूप में होता है। जैसे मेन वर्ब में नीड का उपयोग कैसे होगा? ही नीड्स मी, वह, ही नीड्स मी, मुझे उसकी जरूरत है, समझ रहे हैं। नीड मतलब जरूरत है, आवश्यकता है, मेन वर्ब के रूप में यहां पर उपयोग हुआ, देख लिए, मेन वर्ब के रूप में। सेकंड एग्जांपल कहता है ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, मतलब टू गो देयर, ही डज नॉट, उन्होंने वहां जाने की दुस्साहस नहीं किया, या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं किया, इस तरह से। या तीसरा एग्जांपल से भी और समझ में आएगा, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, यहां मॉडल के रूप में उपयोग हो गया। तो नीड और डेयर का उपयोग याद रखेंगे। नीड का अर्थ दुस्साहस को व्यक्त करेगा और नीड जरूरत या आवश्यकता को व्यक्त करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब बात करें मेन वर्ब की, मेन क्रिया की। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में उपयोग होता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ये सभी आते हैं, साथ ही साथ एस ईएस फॉर्म भी इस वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वे सभी मेन वर्ब कहलाते हैं। अर्थात मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लग सकता है मेन वर्ब का, ठीक है, जैसे वाक, वाक्ड, वाक्ड, है ना। तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है, सेकंड फॉर्म भी लग सकता है, थर्ड फॉर्म भी लग सकता है, आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है, एस या ईएस भी लग सकता है, और वो सभी क्या कहलाएगा? मेन वर्ब ही कहलाएगा। याद रखना इस बात को। जैसे नो माने जानना, सेकंड फॉर्म लगा है। ऊपर के एग्जांपल को देखो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। सेकंड में आई नो यू, यहां पर NEW सेकंड फॉर्म लग गया। थर्ड फॉर्म देखिए यहां पर, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें फॉर 2 years 2 सालों से जानता हूं। अब भाई यहां पर नोन लग गया है, थर्ड फॉर्म लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म अलग अलग लग सकते हैं और वो भी मेन वर्ब कहलाएंगे। मेन वर्ब जो है टेंस के अनुसार बदलते रहता है, उसके फॉर्म बदलते रहता है, ठीक है। टेंस के अनुसार क्या होते रहता है? मेन वर्ब का फॉर्म बदलते रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों, और उस पर हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे तीनों अवस्थाओं की। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया की जो अवस्था है, एक तो होता है प्रेजेंट, जिसको फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, और सेकेंड फॉर्म ये पास्ट टेंस होता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे अराइज माने उठना,
सेकेंड फॉर्म अरोज मतलब उठा, ठीक है। उसी थर्ड फॉर्म अराइजन, तो अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। जैसे बी, वाज, बीन, बेइंग, ब्लो, ब्लेओ, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोस। एस या ई एस भी लगाकर बना गया, तो इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, इसको आपको याद रखना है। आपको किसी भी ग्रामर की बुक्स में ये सब मिल जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम टेंस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टेंस, और आपके क्वेश्चन टेंस से भी बनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।